हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आशुतोष श्रीवास्तव, आपका मेंटर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ केमिकल रिएक्शन। ओके, सो केमिकल रिएक्शन से लोग डरते हैं बहुत ज़्यादा। यार बहुत डिफ़िकल्ट है याद करना, बैलेंसिंग बहुत डिफ़िकल्ट है। सीबीएसई में तो कम है, आईसीएसई में बहुत ज़्यादा है, आईजीसीएसई में और ज़्यादा है। सो हाउ टू लर्न दिस थिंग, हाउ टू मेक आवरसेल्फ कंफर्टेबल विद ऑल दिस रिएक्शंस, आज हम लोग उसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत कुछ सिखाएगा। बिफोर स्टार्टिंग, अगर लेक्चर आपको पसंद आया, थोड़ा भी आया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हम और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस बनाएं और आपको आपके एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर से पास कराएं। सो लेट्स स्टार्ट। When I talk about chemical reactions, now chemical reaction होता क्या है? आप बोलिएगा कि भाई केमिकल रिएक्शन होता है जहाँ रिएक्टेंट होता है, जहाँ प्रोडक्ट होता है। वेरी गुड। क्या चीज इसमें इन्वॉल्व होता है? मतलब अगर आप देखिएगा तो केमिकल रिएक्शन में कुछ ना कुछ केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होगा। यस और नो? अब ये केमिकल जो प्रोसेस है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, बिकॉज ये बताता है कि समथिंग रिएक्टेंट फेज जो हम लोग बोलते हैं वो कुछ कन्वर्ट करने जा रहा है इनटू सम डिफरेंट फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट फॉर्म। सो हियर व्हाट वी विल से ओके, देयर इज अ रिएक्टेंट एंड देयर इज अ प्रोडक्ट, a reactant converting to product, a reactant converting to product। okay, so होता क्या है इसमें? what is reactant? reactant वो चीज होता है जो आपने पहले से लेकर रखा हुआ है। बिफोर द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या चीज अवेलेबल है? ओके, सो reactants are those species which are available just before the reaction starts। okay, सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करता हूं, सपोज एग्जांपल ले रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट करता हूं तो आपका बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। हीट करने से पहले ये हमारे पास क्या अवेलेबल था? कैल्शियम कार्बोनेट, तो हम इसको बोलेंगे रिएक्टेंट। और रिएक्शन खत्म होने के बाद हमें क्या क्या मिला? नए प्रोडक्ट्स जो मिले, नए स्पीसीज जो मिले, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। तो इस पार्ट को बोलेंगे रिएक्टेंट और इस पार्ट को बोलेंगे प्रोडक्ट। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा इजी पार्ट है, ये तो इसमें क्यों समझा रहे हो इतना? ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। नो इश्यूज, 5 मिनट और पढ़ लीजिए, यू विल गेट टू नो कि अंतर क्या होता है, व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम रिएक्टेंट एंड व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट। व्हाट इज दिस एरो ऑल अबाउट? व्हाट इज दिस डेल्टा और ट्रायंगल? सो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। क्या रिएक्टेंट एरो के लेफ्ट साइड लिखा जाता है? क्वाइट पॉसिबल। इन जनरल टर्म्स हाँ लिखते ही हैं हम लोग, बट नॉट नेसेसरीली कि ये हमेशा ही लिखा जाए। ये एरो क्या बताता है? ये एरो बताता है विच इज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, इजंट इट? ये क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ओके, ये वाला एरो नहीं, ये वाला एरो बात कर रहा हूं। तो अगर आपको बोला जाए कि ये एरो इस तरह से है, दैट मीन्स लेफ्ट साइड वाला जो आपका है वो आपका रिएक्टेंट हो जाएगा, राइट साइड वाला आपका हो जाएगा प्रोडक्ट। वेरी इजी, यस और नो? बट व्हाट अबाउट दिस वन? अगर मैं इसको बोलूं, इसको ऐसे एरो बना दूं, तब वही सेम चीज CaO प्लस CO2 गिव CaCO3, सेम चीज। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं? मैं उल्टा कर दे रहा हूं, CaO प्लस CO2 गिव CaCO3। व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस? बिकॉज ये एरो दिखा रहा है कि भाई यहां से शुरू करो और यहां पे खत्म करो। शुरू किया, खत्म किया, तो ये वाला पार्ट आपका अगेन आपका क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट, और ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। तो आपको अब ये बात तो समझ में आ गया कि रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड लिखा जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एरो के हिसाब से आप देखोगे कि रिएक्शन किधर की ओर जा रहा है, किधर की ओर जा रहा है, मतलब प्रोग्रेस किधर कर रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट में जब रिएक्शन स्टार्ट होने से जस्ट पहले आपके पास जो भी चीजें होंगी वो रिएक्टेंट के पार्ट होंगी, मतलब वो रिएक्शन पार्ट ले रहा है। तो देयर इज अनदर फॉर्म कॉल्ड कैटलिस्ट, जो रिएक्शन में पार्ट लेता है पर कंज्यूम नहीं होता। विल टॉक अबाउट दैट थिंग लेटर। तो वो चीज को हम लोग हटा दे रहे हैं। जो केमिकली कंबाइंड हो रहा है वो स्पीसीज को हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट। एरो बताएगा कि यहाँ पर ये दोनों रिएक्टेंट है और इस केस में ये रिएक्टेंट है।
ये आपका प्रोडक्ट है। ओके, समटाइम्स यू विल सी एरो समथिंग लाइक दिस, बोथ साइड एरो, आप एरो ऐसे बना सकते हो। ओके, एग्जाम्पल N2 plus 3H2 will give you 2 ammonia. This reaction is a reversible reaction. Reversible means ये रिएक्शन आगे की ओर भी बढ़ रहा है और पीछे की ओर भी आ रहा है। आगे भी बढ़ रहा है, पीछे भी आ रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है? मतलब ये आपने जहां से स्टार्ट किया वहां से आगे बढ़ा, एक समय आया कि अब वो क्या हो रहा है, वो और आगे नहीं बढ़ पा रहा, बिकॉज जितना वो आगे बढ़ रहा था उतने ही पीछे आ जा रहा। यू कैन थिंक लाइक समथिंग लाइक दिस। आपका ये मान लीजिए ऐसे कोई एक पाथ है और ये आपने बॉल छोड़ दिया, ये पाथ आगे बढ़ा, ये बॉल आगे बढ़ा, इस जगह पे जब क्रॉस करेगा तो ये आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा और यहीं पे आके रुक जाएगा। सो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर वो रुका नहीं, अगर आगे पीछे बढ़ रहा है, यहाँ पर तो रुक जाएगा बॉल, पर यहाँ पर रिएक्शन रुकता नहीं। समझ में आया? यहाँ पर अगर बॉल रुक जाता है, इसको लोग बोलेंगे स्टैटिक हो गया, स्टैटिक हो गया, रुक गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई चीज रुका नहीं है, मैंने 2 स्टेप आगे बढ़ा और 2 स्टेप पीछे आ गया, आगे बढ़ा पीछे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। डायनामिक, डायनामिक मतलब होता है चलता फिरता है, कुछ रुका फुका नहीं है, 2 कदम आप आगे बढ़ रहे हो, 2 पीछे जा रहे हो, यू आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, बट स्टिल द नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट चेंज इज 0। समझ में आया? डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये चीज रुका नहीं है। आप बोलोगे सर इक्विलिब्रियम में रुका हो ना, बोला नहीं, नेट चेंज 0 है। अगर आपने मान लीजिए एक ब्लॉक लिया है, आप यहां से 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो और यहां से भी 5 न्यूटन लगा रहे हो, तो क्या हुआ, ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा, नथिंग इज मूविंग। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम जैसा हो गया। ठीक है, डायनेमिक में दोनों मूव कर रहा है, कुछ मॉलिक्यूल्स इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ये इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, और कुछ नए मॉलिक्यूल जो है इसमें टूट रहे हैं। जरूरी नहीं कि वही मॉलिक्यूल हो। कहने का मतलब है अगर 10 मॉलिक्यूल ये बन रहा होगा तो कोई और 10 मॉलिक्यूल टूट रहा होगा, जरूरी नहीं कि वही टूट रहा हो, कोई और 10 मॉलिक्यूल टूट के ये बन जा रहा होगा, तो नेट चेंज 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? अच्छे से ना आई? वेरी गुड। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हमेशा ये याद रखना है कि यहां पर एरो डिसाइड करेगा विच इज रिएक्टेंट विच इज प्रोडक्ट। इन जनरल अगर हमें जब दिखाया जाता है तो रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एरो आपका पॉइंट करता है टुवर्ड्स राइट, एंड प्रोडक्ट हम लोग उसके बाद लिखते हैं। बात समझ में आ गया अच्छे से? अब कुछ लोग बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो भाई ऐसे में इक्विलिब्रियम प्रोसेस तो यहाँ हो ही रहा है, समथिंग इज इक्विलिब्रियम इज टेकिंग प्लेस, तो यहां पर आप ये नहीं बोल सकते कि यहां पर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्लियरली यहां पे देखिए रिवर्सिबल हो रहा है। ओके, अब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, आप बोल तो रहे हो, पर आप पहचानोगे कैसे कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली हो रहा है? मतलब हम कैसे बोलेंगे कि ये यहां पे रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो हमें कुछ चीज देखना होगा, कुछ समझना होगा। दीज प्रॉपर्टी जो हम लोग बात करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये हमें ये बताएगा कि ये रिएक्शन एक्चुअल में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फिर अब बात होता है कि कैसे पता करेंगे। तो पहला चीज समझिएगा, पहला क्वेश्चन होता है कि यार कुछ तो चेंज आ रहा होगा, क्या चेंजेस हो सकते हैं? तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व ना, क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपसे एक एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि यू हैव टू ऑब्जर्व, यू हैव टू रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन योर सेंसेस। जो सेंस आपका ऑर्गन है, जो सेंस ऑर्गन आपको यूज किया गया है, आपको दिया गया है, आप उसको यूज कीजिए और बताइए क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हो सम प्रेसिपिटेशन इज टेकिंग प्लेस, आप देख सकते हो सम गैसेस आर इवॉल्विंग। अगर वो कलर्ड है, अगर कलर्ड नहीं है तो आप गैस को पता नहीं कर सकते, बट अगर पानी के अंदर कर रहे हो, किसी लिक्विड के अंदर कर रहे होगे तो बुलबुले, जैसे गैस है बुलबुला जैसा ऊपर जाएगा, है ना। केमिस्ट्री में इसको क्या बोलते हैं? एफर्वेसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफर्वेसेंस।
तो बुलबुले अगर पानी में आ रहे हैं, कहीं सॉलिड में नहीं आ रहा होगा, बुलबुले पानी में आ रहा होंगे या किसी लिक्विड सोल्यूशन में आ रहा होंगे जहां पे रिएक्शन होने के बाद गैसेस इवॉल्व हो रहे होंगे। इन दैट केस वहां पर एफरवेसेंस या गैस इवोल्यूशन इज अ सिंबल कि यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे क्या क्या हो सकते हैं इन जनरल हम लोग बात करते हैं। आई एम गिविंग अ ट्रिक टू आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन दैट इज हैपनिंग और नॉट, वी हैव टू सी द कैरेक्टरिस्टिक। दैट कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी इजीली written as PCGST. So what is PCGST? What is PCGST? So PC, it's not personal computer which is having some GST over it. ये चीज आप समझ सकते हो ऐसा ही कुछ होगा, पर यहां पर हमारा ये है precipitate formation. Precipitate formation. ओके, ये पहला चीज है, आपको दिखेगा, आपकी आंखें बता रही होंगी कुछ हमको दिख रहा है सॉलिड के फॉर्म में। There can be color change. ये कलर चेंज प्रेसिपिटेट का भी हो सकता है, ये कलर चेंज सॉल्यूशन का भी हो सकता है, ये कलर चेंज किसी गैस का इवोल्यूशन भी हो सकता है। कलर चेंज जैसे कलर्ड गैसेस, ब्रोमीन इज अ कलर्ड गैस, NO2 इज अ कलर्ड गैस, इज इट? तो ये हो गया गैस इवोल्यूशन, ये जो अभी मैं बात कर रहा था, कलर चेंज और उसमें गैस भी हो तो गैस इवोल्यूशन। स्टेट चेंज, स्टेट चेंज का मतलब ये होता है कि अब आपका जो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट हो रहा होगा, आप बोलोगे सर आइस कन्वर्टिंग इनटू समथिंग 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 वेपर, तो ये तो फिजिकल चेंज होता है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। देयर आर रिएक्शंस जहां पर हीट इवोल्यूशन इतना ज्यादा होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मॉल्टन फॉर्म में पाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहां पर थर्माइट रिएक्शन की बात करोगे, थर्माइट रिएक्शन में एल्यूमिनियम यूज करते हैं और मान लीजिए आपने यूज किया Fe2O3, इसको आपने हीट किया। हीट क्यों करते हैं? बिकॉज वी वांट टू स्टार्ट द रिएक्शन। एक बार स्टार्ट हो जाने के बाद बहुत ज्यादा हीट निकलता है, बहुत ज्यादा हीट निकलता है और आयरन जो मिलता है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ये सब सॉलिड था, ये भी सॉलिड है, बट आयरन इज अ लिक्विड। सो हमें एक लिक्विड दिख रहा होगा। बैलेंस मैंने नहीं किया, बस आपको बस एक आइडिया देने के लिए, जस्ट टू हैव अ फील ऑफ द रिएक्शन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है। एंड फाइनली द टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज आपको ऑलरेडी पता है, ये आपकी आंख तो नहीं देख पाएगा, आपके टच यानी ये चीज देख रहा होगा। तो यहां पर क्या हो रहा होगा, देयर कैन बी ईदर इवोल्यूशन ऑफ हीट। अगर हीट इवॉल्व कर रहा है, हीट इवॉल्व कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे बच्चा लोग? इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर आपको हीट देना पड़ रहा है, रिक्वायर्ड है, रिएक्शन होने के लिए हीट रिक्वायर्ड है, तो इसको बोलोगे एंडोथर्मिक। एंडो, एंडो मतलब अंदर गिर गया, अंदर, एंडो, एक्सो एग्जिट, एग्जिट बाहर, है ना। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो बोले सर ये वाला कौन सा है? इसमें तो हीट दे भी रहा है, हीट निकल भी रहा है ना। यहाँ हीट दे भी रहे, हीट निकल भी रहा है, ये ट्रायंगल हीट बताता है। तो यहां पर बात ये है बेटा, आप नेट चेंज की बात करो। नेट मतलब सपोज आपने 50 दिया और 100 मिला, तो नेट आपको 50 मिल रहा है ना। तो यहां पर हीट निकल रहा है, मान लो ये आपका 100 है और ये आपने 50 दिया, 50 एक रिएक्शन स्टार्ट हुआ, बट मुझे मिल कितना रहा है? 100 मिल रहा है। तो वो आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक, बिकॉज नेट आपको ज्यादा मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल उसी तरह से आप आप कुछ शेयर खरीदते हो या कहीं मार्केट में पैसा लगाते हो, तो पहले आपने लगाया है, फिर उस लगाने के बाद आपने कुछ खरीदा, फिर उसके बाद रिटर्न्स आया तो ज्यादा आया, तो दैट इज योर व्हाट? प्रॉफिट। दैट्स प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट क्या होगा? कितना आपको मिला माइनस कितना आपने लगाया, है ना। 100 रुपया लगाया था, 120 रुपये मिल गया, तो 20 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। उसी तरह से 100 जूल एनर्जी लगाया था, 120 मिल गया, तो 20 जूल का प्रॉफिट हो गया। 20 जूल इज नेट हीट इवॉल्विंग आउट, इसीलिए रिएक्शन क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। उल्टा सोचे, अगर मैंने 100 लगाया और 80 ही वापस आया, लगाया भी और वापस भी आया, बट नेट क्या हुआ? 100 आपने लगाया और 80 वापस आया, that means there is a loss of 20. That means you have provided extra 20 joule of energy.
heat is required. So net effect में heat is required. That is why it is known as endothermic. अगर ऐसा केस आता तो, is it okay?